तो यहाँ पर इस वीडियो में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होता है और इंटरेस्ट पाने के लिए कैसे हम एलिजिबल हो सकते हैं और इंटरेस्ट कितना पेमेंट होता है। यहाँ पर जैसे अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में नहीं पता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप समझ लो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है और उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम समझे तो बैंक्स में जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक इसी तरह हम अपना पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर रहे हैं डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू। तो यहाँ पर जो हम पैसा दे रहे हैं वो आरबीआई के पास डिपॉजिट होगा और उस पैसे पे यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर एक और बात आप जान लो, यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है उसे हम सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ कॉलम्स मैंने बनाया, जैसे कि ISIN कोड है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम का कॉलम है, कूपन रेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो है, क्वांटिटी है, फेस वैल्यू अमाउंट है, डेट ऑफ इशू है, रिडेम्पशन डेट है, टोटल फेस वैल्यू अमाउंट, फिर सेटलमेंट डेट, इंटरेस्ट रिसीव डेट और इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस ये डिटेल्स है। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे देखो यहाँ पर हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक अलग ISIN कोड है। आप ये ध्यान में रखो, हमेशा हर एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का अलग अलग ISIN कोड होता है और ISIN कोड के हिसाब से हम किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर किसी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो अब जैसे ये फुल नेम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.27% NI गवर्नमेंट स्टॉक 2026 लोन कोड ये है, रिडेम्पशन डेट ये है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर कूपन रेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है फेस वैल्यू अमाउंट पे वो 7.27% का है। मतलब 100 रुपये का फेस वैल्यू है, वहाँ पर 7.27% का कैश पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी जैसे आप 1, 2, 3 ऐसे क्वांटिटी जो देख रहे हो, तो ये सब क्वांटिटी मैंने सेकेंडरी मार्केट से बाय किया था। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर। तो यहाँ पर जैसे एक एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स अलग अलग मैच्योरिटी के और अलग अलग कूपन रेट वाले बाय किए थे मार्केट से। अब डेट ऑफ इंश्योरेंस का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि इस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स RBI ने लॉन्च किया। तो यहाँ पर जैसे 7.27% वाले कूपन रेट बॉन्ड्स की बात करें तो उसका इशुएंस डेट था 8 अप्रैल 2019। अब जैसे यहाँ पर आप रिडेम्पशन डेट देखो, यानी कि रिडेम्पशन डेट ये हो जाता है कि इस डेट में यहाँ पर फेस वैल्यू अमाउंट रिटर्न किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि जैसे आप 10,000 रुपये, 5,000 रुपये या 1 लाख रुपये जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो फेस वैल्यू अमाउंट के हिसाब से वो रिडेम्पशन किया जाएगा 8 अप्रैल 2026 को। ये मैंने रिकॉर्डिंग पर्पज से डाला है तो इसको इग्नोर करते हैं। अब जैसे ये सेटलमेंट डेट आप देखो, अब जैसे आपको पता ही होगा जो सेटलमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर किसी भी इक्विटी हो, बॉन्ड हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, उनका सेटलमेंट में T+2 डे का समय लगता है। जैसे कि आप किसी भी सिक्योरिटी को बाय करते हो NSE या BSE से, तो वो सिक्योरिटी आपके डीमेट अकाउंट में आने के लिए T+2 डे का समय लेता है। तो वो ये डिटेल है सेटलमेंट डेट का। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव डेट, अब जैसे आपको पता ही है यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में साल में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर कैसे इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है और कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव डेट दिख रहा है, इन वाले में मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा सर्टिफिकेट होता है इंटरेस्ट पेमेंट का। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके मेल पर रिसिप्ट आता है इंटरेस्ट पेमेंट का। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ये CDSL के लेटर हेड पे मेल आया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू डेट, क्रेडिट अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पेमेंट मोड, बैंक रेफरेंस नंबर, UTR नंबर और यहाँ पर आपके डिटेल्स रहते हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे देखो यहाँ पर एक सिक्योरिटी था, वहाँ पर 4.12 रुपीज़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया गया पर सिक्योरिटी में 6 महीने का। फिर यहाँ पर इन्वॉइस नंबर, डेट, इन्वॉइस डेट, ग्रॉस अमाउंट, TDS डिडक्शन, ये सब डिटेल्स है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इंटरेस्ट रिसीव डेट लिख दिया, प्लस यहाँ पर कितना इंटरेस्ट रिसीव किया गया है मेरे बैंक में वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जैसे अपने एनालिसिस से मैंने जाना कि यहाँ जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो रिडेम्पशन डेट के अकॉर्डिंग में होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर जैसे 20 सितंबर 2050 को रिडेम्पशन डेट है, तो
तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ मुझे वो 20 सितंबर 2020 में हुआ, ₹2.98। फिर उसके बाद यहाँ पर 15 सितंबर को रिडेम्पशन डेट है, तो 15 सितंबर को मुझे पेमेंट किया गया ₹3.04। अब इसका जो सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो ठीक 6 महीने बाद इंटरेस्ट पेमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर 15 सितंबर रिडेम्पशन डेट है और 15 सितंबर को इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हो गया, तो अब 6 महीने बाद यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 15 मार्च को अब यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा फिर से। तो ये हो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट का डिटेल्स। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर रिडेम्पशन डेट के अकॉर्डिंग इन सब में मुझे इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है। अब यहाँ पर ये डिटेल्स आप देखो, यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना % का रिसीव हुआ है। जैसे कि मैंने आपको आई हैव परचेज्ड 7.19% वाले वीडियो में दिखाया था कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, तो वो ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 3.04%। तो यहाँ पर जो मैंने 3.04% का इंटरेस्ट रिसीव किया था वो मुझे कम रिसीव हुआ था। जैसे कि एग्जांपल में अगर 7.19% का कूपन पेमेंट है साल में, तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कम से कम ₹3.5 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कूपन रेट 7.19% है, तो हर 6 महीने पे मुझे कम से कम ₹3.59 का इंटरेस्ट पेमेंट होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर 3.04% का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ वो डिटेल मैंने बाद में जाना कि यहाँ पर जो डेट ऑफ इशुएंस था वो 13 अप्रैल 2020 था, लेकिन जो रिडेम्पशन डेट था वो 15 सितंबर 2060 था। अब अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ इशुएंस हम चले तो हमारा जो 6 महीने का पीरियड होता है वो होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 13 अक्टूबर 2020 को। लेकिन यहाँ पर आरबीआई एक सिस्टम फॉलो करती है जिस सिस्टम के अंदर रिडेम्पशन डेट को लिया जाता है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रैल से सितंबर का समय 6 महीने से कम था, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ वो करीब 5 महीने का पेमेंट हुआ। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। जैसे आप देख पा रहे हो 7.16 वाले जीएस सिक्योरिटी में यहाँ पर भी मुझे इंटरेस्ट कम मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो इशुएंस डेट था वो अलग था और रिडेम्पशन डेट था वो अलग था। ठीक इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक और सिक्योरिटी है 6.8 जीएस वाला, वहाँ पर भी मुझे इंटरेस्ट कम मिला, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ इशुएंस 31 अगस्त था और रिडेम्पशन डेट 15 दिसंबर का था, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कम मिला। अब जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट होगा इन तीनों सिक्योरिटी में, वो इंटरेस्ट पेमेंट 6 मंथ के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। जैसे कि 7.19 जीएस सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा नेक्स्ट वाला वो 3.59% का होगा। इसी अकॉर्डिंग जो अदर सिक्योरिटीज है जैसे कि 6.8% का जीएस सिक्योरिटी, वहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 3.4% का होगा। अब जैसे जानते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट पाने के लिए हम कब एलिजिबल होंगे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पाने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके डीमेट अकाउंट में इंटरेस्ट पे वाले दिन में सिक्योरिटीज होना जरूरी है। जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में चाहे वो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो, इन सब में यहाँ पर आपके डीमेट अकाउंट में इंटरेस्ट पे वाले दिन में सिक्योरिटी होना चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट पाने के लिए एलिजिबल होगे। अब जैसे यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हो ये डिटेल्स नॉट डिलीवर एंड सोल्ड, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वांटिटी में बाई किया था, लेकिन मुझे यहाँ पर डिलीवरी नहीं मिला, इसलिए मैंने मार्केट में सेल कर दिया। अब डिलीवरी नहीं मिला इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे CDSL के डीमेट अकाउंट में इन सिक्योरिटीज़ का डिलीवरी नहीं आया। अब ये नहीं होने से क्या होगा कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं होगा मेरे बैंक अकाउंट में, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ मैंने सेल कर दिया। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया, अगर सेकेंडरी मार्केट से हम बाई करते हैं तो इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफ़र अगर 100 क्वांटिटी से कम है तो वो एलिजिबल नहीं होगा ट्रांसफ़र के लिए। अब यहाँ पर जैसे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास कई ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का, जैसे कि NSE गोबिट, BSE डायरेक्ट, सेकेंडरी मार्केट और अदर इंटरमीडियरीज के थ्रू आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ यूट्यूब से पहले। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।